एवरीवन अगेन। और आज हमारा तीसरा लेक्चर। उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। मेरे फर्स्ट वीडियो पर अप्रॉक्सीमेटली 120 व्यूज़ आ चुके हैं, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया यार। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो तो बता देना, ऐसे डायरेक्टली कमेंट में लिख दो यार कि आप लोग देख रहे हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब पे पैसे नहीं लगते। हमें बता दो, कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि भाई सब्सक्राइब करने से पैसे चढ़ गए। तो सब्सक्राइब ना भाई, पैसा नहीं लगता। आराम से नीचे जो रेड बटन है ना, रेड बटन उसको दबा दो और सब्सक्राइब करो यार। तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे कुछ करने का। इतने सारे लैंग्वेजेस आपको फ्री में दे रहे हैं यार, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हमारा भी तो क्या कहते हैं, अच्छा खासा टाइम जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कर लो सब्सक्राइब। उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे जाते हैं, सी लैंग्वेज का। आज का मैंने टॉपिक आपको बोला था, थर्ड लेक्चर का टॉपिक था इनपुट एंड आउटपुट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज जो भी हम लोग प्रोग्राम होता है, हम लोग जो भी बनाते हैं, या फिर गूगल देख लो, फेसबुक देख लो, या कुछ भी बड़ी चीज़ वेबसाइट का अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देख लो बराबर। आप जब भी वहाँ पे जाते हो और जैसे कि लॉगिन पेज सबसे पहले खुलता है, आप आईडी पासवर्ड डालते हो, तो वो पहले से थोड़ी सेव्ड होता है उसके अंदर। या आप साइन अप करते हो तो डेटा पहले से सेव होता है नहीं ना। वो उस टाइम पे यूज़र खुद कंप्यूटर को देता है अपना डेटा। जैसे हम खुद अपना आईडी पासवर्ड रखने के लिए अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव कराते हैं, और फिर हमारा अकाउंट क्रिएट होता है। तो वो कंप्यूटर खुद कैसे लेगा? तो इनपुट फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमको यूज़र के पास से चाहिए, वो इनपुट फंक्शन हमको ला के दे सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट, सबसे पहले आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट फंक्शन के मैंने पहले ही 2-3 प्रोग्राम्स आपको करा चुका हूं, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो होगा ही। आउटपुट फंक्शन इज व्हेन यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल विंडो, प्रिंट एफ इज यूज्ड फॉर इट। प्रिंट एफ सबसे ज्यादा यूज होता है उसके अंदर से। ओके, तो इट्स लाइक क्यों हमको जो भी कंसोल विंडो पे डायरेक्टली प्रिंट करवाना है, आप प्रिंट एफ लिख के, मैंने सिंटेक्स आपको पहले से बता दिया है। प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, अगर आपने नहीं देखा अभी तक एक भी वीडियोस मेरा, तो पहले तो वीडियोस देखना जरूरी है थोड़ा सा। तो आप प्रिंट एफ देखोगे, प्रिंट एफ का यूज होता है डायरेक्टली कंसोल विंडो के अंदर। कुछ भी चीज आपको जो प्रिंट करवानी है डायरेक्टली, आप उस प्रिंट एफ से करवा सकते हो। सेकेंडली होता है इनपुट फंक्शन इज व्हेन यू वांट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और वैल्यूज फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ ऑन द रन टाइम। ये मेन है, रन टाइम मतलब प्रोग्राम आपका चल रहा है, आपने रन कर दिया है प्रोग्राम, और उस टाइम पे आपको इनपुट चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट एक प्रोग्राम में ऐसा किया था कि भाई हम लोगों ने एक वैल्यू डिफाइन की ए और बी, और उसकी वैल्यू उसके बाजू में रख दी, वेरिएबल्स के बाजू में, मतलब a = 10 b = 10। पर हमको पता ही नहीं है कि वो वैल्यूज कौन सी है, क्या रखनी है, हमको यही नहीं पता। तो क्या होगा, मतलब हमको वो वैल्यू, अगर हम लोग कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर को थोड़ी पता होता है कि हमको किस चीज़ का समेशन करना है। हम जो नंबर डालते हैं उसके बाद एडिशन करते हैं उस चीज़ का, तो वो चीज़ का मतलब आंसर निकल के आता है। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज़र के पास से लेंगे। किसके थ्रू? तो स्कैन एफ। जैसे प्रिंट एफ होता है वैसे स्कैन एफ होता है। स्कैन एफ, वैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखा, लेकिन प्लीज स्मॉल में लिखना। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल नहीं चलेगा, वो कीवर्ड नहीं मानेगा। तो चलो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अभी फटाफट। हमारा प्रोग्राम तो आ गया, पर एक चीज़ मैं भूल गया था वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना। जितने भी मेरे लोग हैं, मतलब जो मुझे जानते हैं और ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनको अपनी माँ की सौगन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मजाक है। चलो देखो, ये प्रोग्राम है बराबर। जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर सबको याद होगा, बेसिक स्ट्रक्चर याद होना ही चाहिए, वरना थर्ड वीडियो में तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर में हम 2 हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, गेट ch, क्लियर स्क्रीन। इतना बेसिक फंक्शन याद होना चाहिए। दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई ऐड की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर a और b लिया, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी लिया है। याद है हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे ही उसको वैल्यू दे दी थी वेरिएबल्स को। a और b हमारे जो वेरिएबल है उसकी इक्वल्स टू 10 करके वहाँ पे ही वैल्यू दे दी थी, लेकिन अभी वो एम्प्टी सेट है, वहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। मतलब उनकी जो वैल्यू आएगी वो गार्बेज वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाएगी, कंप्यूटर अपने मुताबिक कुछ भी रख देगा, राइट। तो अभी मैंने एम्प्टी क्यों लिया है? क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू यूज़र के पास से लेनी है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो यूज़र ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा वो मुझे अपनी वैल्यू दे, क्योंकि एडिशन उसका ही करवाना है। तो मैं उसकी वैल्यू लूँगा और उसका ऐड करके उसको आंसर दूंगा। कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिया, इसको अभी साइड में रखते हैं, नीचे चलते हैं। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए।
मैंने printf में क्या लिखवाया, सबसे पहली लाइन मेरी एंटर द वैल्यू ऑफ a। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यूज़र से कोई भी डेटा मांगते हैं तो हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि यूज़र सीधा कंसोल विंडो पे ही जाएगा, हमारी प्रोग्रामिंग नहीं दिखेगी उसको, तो वो सीधा कंसोल विंडो में जाएगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस वेरिएबल का वैल्यू मांग रहे हैं, ये हमको बताना भी तो पड़ता है। इसलिए मैंने एक नॉर्मल टाइटल दे दिया उसको कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मतलब अब यूज़र को पता चल गया कि मुझे वो जो कंप्यूटर है उससे ए की वैल्यू मांग रहा है, तो अब वो क्या करेगा, ए की वैल्यू टाइप करेगा। वो जो वैल्यू टाइप करेगा वो हमको कंप्यूटर में फीड करवानी है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था scanf एक इनपुट फंक्शन है। तो यहाँ की scanf की सिंटेक्स देख लो आप लोग। scanf सेम एज printf वाली, कर्ली ब्रेस बराबर, फिर इन्वर्टेड कॉमास, %d। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको अपनी वैल्यू चाहिए, ठीक है, %d कॉमा, और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है %। आई होप ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं। %, हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो हर scanf के अंदर %, डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने scanf में %, नहीं डाला तो आपकी वैल्यू प्रिंट या स्कैन नहीं होगी। तो इस चीज को प्लीज याद रखना कि भाई तुमको ये चीज डालनी है, वरना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोगों ने scanf ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया, scanf की ये सिंटेक्स दी %, और फिर a क्यों? क्योंकि हमने a की वैल्यू मांगी है। तो यूजर जो भी वैल्यू हमको देगा वो डायरेक्टली a के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिया, printf एंटर द वैल्यू ऑफ b। यूजर एक वैल्यू एंटर कर चुका है, मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए क्योंकि एक का तो समेशन हो नहीं सकता, 2 मिनिमम चाहिए हमको। तो मैंने दूसरा टाइटल मारा, b की वैल्यू मुझसे मांगा। मैंने scanf के अंदर सेम एज %d एंड करके b, क्योंकि b के अंदर मुझे स्टोर करवाना है दूसरे वेरिएबल, मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए यहाँ पे, तो वो b के अंदर स्टोर हो गई उसकी वैल्यू। अब लास्टली ये हो गया, और लास्ट में मुझे यहाँ पे एक printf कराना पड़ा। यहाँ पे लास्टली printf मैंने कराया %d/n। आपको बहुत अच्छे से पता है किस लिए यूज होता है, लाइन ब्रेकर चीज़ है वो। और a+b यहाँ पे मैंने कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका आंसर डायरेक्टली उसको मिल जाएगा विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल। मैंने दूसरी चीज यहाँ पे एक ही प्रोग्राम के अंदर क्या यूज किया, दैट इज कैरेक्टर नेम। मैंने बोला था आपको कि और डेटा टाइप्स होते हैं और वो आगे यूज आएंगे। यहाँ पे भले मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया हुआ है, तो मुझे एक्चुअली चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे अपना नाम लिखवाना है, मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है। अब अगर मैं नाम पूछता हूँ और सिर्फ कैरेक्टर लेता हूँ तो वो सिर्फ एक ही वर्ड लेगा। मतलब मेरा नाम अगर नीर है तो वो मेरे नाम का सिर्फ फर्स्ट वर्ड एंटर करेगा, दैट इज n। पर मुझे पूरा नाम चाहिए, एक नाम से मैं क्या कर सकता हूँ, एक लेटर से, तो मुझे पूरा नाम चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिया। अब स्ट्रिंग का यहाँ पे पता कैसे चले आपको कि कैरेक्टर के, अगर हमने यहाँ पे डेटा टाइप कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर नहीं पर स्ट्रिंग लिया है, ये पता कैसे चलेगा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मेरा नेम जो है वो एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है वो एक्चुअली एक वेरिएबल है। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर मैं सिर्फ नेम लेता हूँ तो वो एक कैरेक्टर ही हुआ और वो सिर्फ एक ही लेटर को एक्सेप्ट करेगा। पर मैंने बाजू में क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू दे दी है। वैल्यू मतलब स्पेस, यहाँ पे मेरा मतलब था वैल्यू से स्पेस, मतलब वो 10 लेटर्स तक की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे मैं 100 ले सकता हूँ, 5000 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ लिमिट। जब हमको किसी को बड़ा एड्रेस लिखना होता है तो हम लोग बड़ा लेते हैं, बड़ी स्पेस ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पर मैंने यहाँ पे 10 लिया क्योंकि मेरा नाम 10 में आराम से आ जाएगा। किसी का भी नाम नॉर्मली कैजुअली 10 के अंदर आ जाता है, फर्स्ट नेम अगर देखने जाए तो वो 10 के अंदर इजीली आ सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 लिया है। तो अब क्या किया मैंने, कैरेक्टर के बाजू में नेम एक वेरिएबल है और उसको स्पेस दी है, दैट इज 10, फिर सेमीकोलन, खत्म। अब मैंने यहाँ पे ए और बी के बाद यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट कराया है, एंटर योर नेम, मतलब हमने यूजर से नाम पूछा। ए और बी की वैल्यू पूछने के बाद मैंने अब यूजर से नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो उसको दिखेगा। अब उसको पता चल गया क्या यार मुझे तो अब मेरा नाम बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्कैनएफ लिया, स्कैनएफ से उसका नाम स्कैन करवा लिया, कंप्यूटर में फीड करवा दिया। वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया है %s। यहाँ पे भी एक डिफरेंस मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे %s यूज होता है और यहाँ पे उसकी स्पेस दी जाती है। दो ही डिफरेंस होगा हमारे पास, वरना हमको पता नहीं चलेगा कि कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, क्योंकि उसका जो मेन शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है वो सेम है, इसलिए हमको ये डिफरेंस याद रखना है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ पे स्कैनएफ लिया, %s लिया और फिर एंड करके नेम ले लिया, %name। नेम मतलब नेम, मेरा जो ये नेम वेरिएबल था 10 स्पेस का, उसके अंदर मैं यूजर जो भी नाम डालेगा वो सेव हो जाएगा।
फिर मैंने यहाँ पे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट नीचे ले लिया, ए प्लस बी तो लिया ही था, दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया, यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज एस लिखा है, याद रखना ये चीज़, यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज एस लिखा है, और यहाँ पे मेरे को जो प्रिंट करवाना था वो मैंने उसका नाम लिख दिया, वो वेरिएबल का नाम लिख दिया, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा है जो वेरिएबल मैंने लिया था। गेट्स ये सबको पता है। अब ये प्रोग्राम में आउटकम कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए मतलब पहला वेरिएबल पूछा हमको भाई ए की वैल्यू 10 दी जाए, 10 वैल्यू दिया, एंटर किया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, दूसरी वैल्यू मांगी हमसे, दूसरी वेरिएबल की भी 10 दी जाए, वापस 10 दिया, एंटर, एंटर योर नेम, अब नाम पूछा हमसे, क्या अब आपका नाम क्या है, अब नाम लिखो नीर, नीर लिखा, अब एंटर करो, तो देखो आ गया हमारा पहला प्रिंटफ हमारा क्या था a प्लस बी, तो a और b की हमने 10 जो वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू आ गई 20, और जो नाम हमने पूछा था वो कंप्यूटर में फिट होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गया, दैट इज नीर। पता चला इस प्रोग्राम का मतलब क्या था, एंटर। इस प्रोग्राम का मतलब पता चल गया। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको इनपुट फंक्शन समझा दिया, भले वो स्ट्रिंग के लिए है या फिर वेरिएबल मतलब इंटीजर्स के लिए है, बराबर। डायरेक्टली आप इंटीजर्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। अब मुझे कुछ लोग पूछेंगे कि भाई मेरे को अगर एक के साथ ज़्यादा नाम प्रिंट करवाने हैं या एक के साथ मुझे ज़्यादा नंबर प्रिंट करवाने हैं तो मैं क्या करवा सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली करवा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ आपकी प्रिंट होगी या फिर स्कैन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे 2 बार परसेंटेज डी लूँगा और यहाँ पे 2 बार एंड करके बी कर दूंगा। तो इससे क्या होगा पता है, वो एक ही लाइन के अंदर मुझसे ए और बी की वैल्यू रिपीटेडली मांगेगा। मतलब मैंने पहले ए की वैल्यू किया, फिर एंटर किया, तो फिर बी की मांगेगा डायरेक्टली विदाउट एनी टाइटल। पर यूज़र को क्लियरली पता चले कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन रखा है कि पहले ए की वैल्यू स्कैन किया, फिर बी की वैल्यू मांगी, स्कैन किया, फिर नाम पूछा, फिर नाम स्कैन किया और फिर डायरेक्टली आउटकम दे दिया। ये क्लैरिफिकेशन के लिए दिया जाता है अगर हम लोगों को यूज़र का, हमारे जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि अगर यूज़र को पसंद आया फिर भी आपको, अब देखो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलते हो, उसके पेजेस क्यों आपको इतने अट्रैक्टिव लगते हैं? क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है। कभी कभी आपको बहुत बोरिंग भी लगता है वो सब रजिस्टर करवाना, जैसे जीमेल रजिस्टर करवाना थोड़ा बोरिंग पहले था, अब उन लोगों ने इतना शॉर्ट कर दिया कि सिर्फ 3 या 4 चीज़ें पूछते और डायरेक्टली आपका अकाउंट खोल देते हैं। तो पहले कितना था पता है, कुछ साल पहले समथिंग लाइक दैट, अगर आपको जीमेल अकाउंट खोलना तो इतनी सारी डिटेल्स भरवाते थे आपसे, उसका क्या मतलब? पता चला हमको यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम्स बनाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारे जाएंगे और अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट मतलब हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स पे आ गए। पहला ऑपरेटर हमारा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हम लोग ऑपरेटर अभी यूज कर रहे हैं दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। चलो चलते हैं। हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स पे आ चुके हैं। अब अरिथमेटिक तो मैंने आपको समझा दिया कि वो मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है, पर कंडीशनल क्या होता है? कई बार हम बोलते हैं ना धर्म संकट आ जाता है हम पे, जब हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं जाने के लिए। ऐसे कंप्यूटर के पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा रास्ते आ जाते हैं ऑप्शन चूज़ करने के लिए। तो वो क्या करेगा फिर, वो कैसे चूज़ करेगा कि कौन से में जाना है, क्या करना है, वो उसको खुद चूज़ कर सके। इसलिए हम लोग पहले से उनको कंडीशन दे के रखते हैं कि भाई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई हमने कुछ वैल्यूज़ एंटर करवाई है, 5 जनों की वैल्यूज़ एंटर करवाई हमने कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके मार्क्स 1 to 100 में से आ चुके हैं। पर अब कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि वो सारे बच्चे पास हैं या फेल है? तो हमको वहाँ पे एक कंडीशन रखनी पड़ेगी उसके लिए, दैट इज़ कि अगर कोई भी बच्चा 35 से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो पास होता है, और एल्स वो फेल हो जाता है अपने आप। तो इससे क्या होगा, ये एक कंडीशन रखी हम लोगों ने जहाँ पे मैं बताऊं आपको कि कंप्यूटर डायरेक्टली डिसाइड कर देगा यूज़र की वैल्यू एंटर करने के साथ ही कि वो बच्चा पास है या नहीं। तो ऐसे कंडीशंस जो होती है हम लोगों के रेगुलर लाइफ के अंदर, वो कंडीशन सॉल्व करने के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं एक बार, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द कंप्यूटर फेसेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक कंडीशन एंड चूजिंग बिटवीन 2 or more ऑप्शंस व्हेन यूजर डिफाइन सम वैल्यूज ऑन रन टाइम। मतलब रन टाइम के ऊपर जब यूजर कोई भी वैल्यूज डिफाइन करता है उस टाइम पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट, और इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, स्लाइड,
इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये मैं कंडीशनल ऑपरेटर के साथ साथ एक और टॉपिक भी चला रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंटरमर्ज्ड है, तो इसलिए मैं दोनों टॉपिक एक साथ ही खींच रहा हूँ, हमको जल्दी खत्म करना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और उसके पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स और 4 डिफरेंट टेक्निक्स होती है यूज़ करने की, जहाँ जो ज़रूरत पड़े हम लोग वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। पहला है सिर्फ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट। दूसरा है एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। तीसरा है नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर एक इफ, उसके अंदर एक इफ, उसके अंदर एक इफ, मतलब एक कंडीशन उसके अंदर दूसरी कंडीशन, उसके अंदर तीसरी कंडीशन, उसके अंदर चौथी कंडीशन। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको पासिंग और फेलिंग का अच्छा सा एग्जांपल दिया, बराबर। अब मैं बोलता हूँ कि चलो बच्चा पास हो गया या फेल हो गया पता चल गया, मतलब बच्चा पास हो गया, चलो 35 से ऊपर उसके मार्क है, वो फर्स्ट कंडीशन पार कर ली। पर अब मुझे जानना है कि वो बच्चे ने डिस्टिंक्शन पास किया है या ऑन एन एवरेज पास किया है या फिर 90% अप लेके ए ग्रेड लेके पास हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? तो मुझे वहाँ पे भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर बच्चा 90 मार्क्स के ऊपर लाता है तो ए ग्रेड हुआ, अगर बच्चा 75 अप्रोक्स लाता है तो वो डिस्टिंक्शन से पास हुआ, और अगर उससे लो जा रहा है तो फिर वो क्या हुआ, वो ऑन एन एवरेज पास हो चुका है, मतलब पता चला। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ यूज़ होता है। और फिर होता है एल्स इफ लैडर। अब इसका मैं एग्जांपल्स तो अभी नहीं दे पाऊंगा, वो यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा आपको बहुत अच्छे से। तो अभी हम लोगों के पास 4 एल्स इफ स्टेटमेंट्स है पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो पासिंग और फेलिंग का, वो ही हम लोग एक बार करके देख लेते हैं फटाफट। चलो हम लोग वापस से उस जगह पे आ चुके हैं, हमारे इफ स्टेटमेंट के पहले प्रोग्राम पे। हम लोग इफ स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज किया है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर का यूज कहाँ किया है मैं आपको बताता हूँ। या तो मैंने आपको बताया कि हम लोग वो पास और फेल वाला एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी पड़ता है, छोटा भी है इसलिए मेरे को भी टाइप करने का घंटा लगता है कभी। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, एक एम्प्टी रखा है उसको, क्योंकि मुझे यूजर के पास से उसकी वैल्यू चाहिए। मतलब ए आप मान लो किसी भी इंसान का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम है जो एग्जाम दे रहा है, वो एक छोटा सा मैंने नाम लिख दिया ए। अब वो इंसान का नाम है, उसके मार्क्स यूजर हमको बताएगा, उसके पास उसके बाद हम लोग डिसाइड करेगा हमारा कंप्यूटर कि वो बच्चा पास है या नहीं है। और ये कहीं पे कहाँ यूज होता है, सब बोले ये सब कहाँ यूज होता है, ये कैसे यूज होता है? अरे स्कूल में या फिर किसी भी डेटाबेस के अंदर ये बहुत अच्छे से यूज होता है। जब आप एक एक बच्चों का घड़ी घड़ी नाम नहीं लिख सकते तब ये यूज होगा। मैं आपको और आगे जाओगे लूप्स आएंगे, एक ही साथ बहुत सारे डेटा एक साथ एक ही शॉर्ट कोड के अंदर यूज करेंगे कंडीशंस को, तब आपको पता चलेगा। लेकिन हम लोग अभी सिंपल सीख रहे हैं तो सिंपल के अंदर थोड़ा ज्यादा कोड करना ही पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने किया एक वेरिएबल लिया ए, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर यहाँ पे प्रिंटफ पे राइट ब्रेकर रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, एज यूजुअल पहले के प्रोग्राम की तरह हम लोगों ने ए की वैल्यू मांगी, मार्क्स मांगे हम लोगों ने कि भाई ए जो स्टूडेंट है आपका उसके मार्क्स कितने हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी कि उसके मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ से हमारा चालू होता है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या है, जब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मेजॉरिटी कौन से साइंस यूज होंगे तो आपको बता देता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ये तीन ही मेजॉरिटी ये तीन ही यूज होंगे कंडीशन ऑपरेटर्स के अंदर। ये तीन सिंबल्स आते हैं क्योंकि वही कंडीशन रखते हैं ना, या इससे ये बड़ा है या इससे ये छोटा है या दोनों इक्वल है, यही कंडीशंस हो सकती है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया पता है, ये उसकी सिंटैक्स है, तो आप देख लो जैसे हम लोग वॉइड मेल का सिंटैक्स हम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, वैसे हम अगर किसी भी कंडीशन रखते हैं तो उसका भी एक ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज हमको करना पड़ेगा। अगर और यहाँ पे सबसे पहला होगा कंडीशन। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ, पहले सिंटैक्स फिर उसका वर्किंग देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। आपको लिखना है इफ स्मॉल में ऑब्वियसली, इफ फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, फिर यहाँ पे मैंने लिया है ए वेरिएबल क्योंकि मुझे उसका कंडीशन जानना है। ए मेरा स्टूडेंट है और मुझे जानना है कि उसके मार्क्स से जितने भी आए हैं उससे वो पास हुआ है या फेल हुआ है, तो मुझे जानना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए लिखा, फिर ग्रेटर देन 35 लिखा। क्यों? क्योंकि अगर वो जो स्टूडेंट है उसके 35 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो वो पास होता है, वरना नहीं होता। तो मैंने क्या किया, ए ग्रेटर देन 35 ये कंडीशन हुई हमारी और उसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे खास करके ध्यान रखना कि जो भी कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर लूप्स होती है, लूप्स आगे आएगी, उसके पीछे कभी भी सेमीकोलन मत लगाना।
पूरे प्रोग्राम के अंदर वही कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हमको सेमीकोलन नहीं लगाना, अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो वो एरर आएगा ऑब्वियसली, बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ओपन किए हम लोगों ने, कर्ली ब्रेसेस है, डेफिनेटली बताऊंगा, ओपन और क्लोज। उसके बीच में हम लोगों ने ये प्रिंटफ क्यों लिखा, हम तो लास्ट में भी लिख सकते थे, पर उसके बीच में क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो वो इस लूप के अंदर घुसेगी, तो ही इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, वरना उसके बाहर चला जाएगा। आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी डेफिनेटली। पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर मैंने ए की जो भी यूजर ने, अगर जो वैल्यू होती है यूजर ने अगर 35 से ज्यादा वैल्यू दी, मुझे 40:100 या कुछ भी दे दिया 35 to 100 के बीच में, तो वो प्रिंट, तो ही वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, कंप्यूटर इस चीज को रीड करेगा, तो ही क्या रीड करेगा, प्रिंटफ ए इज पास, और वो हमको प्रिंट करके देगा। पर अगर वो 35 से छोटी है, मतलब कंडीशन फॉल्स आती है, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, इतने पार्ट को, ये पूरे पार्ट को इग्नोर कर देगा, ये था ही नहीं कभी, और सीधा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। देखना एक बार देख लेते हैं, चलो भाई कंपाइल करो फटाफट, तो हम लोग देखते हैं। देखो क्या पूछा, एंटर द मार्क्स ए, बराबर, ए के मार्क्स हमको एंटर कराने। मैं सबसे पहले एंटर क्या करूंगा, 40, जो 35 से ज्यादा है। अब एंटर करो, क्या लिखा हुआ है, ए इज पास, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। वापस एंटर करो, वापस रन करो। यहां पे अब मैं 35 से कम लूंगा भाई, 34 या 33 जो भी लेना है ले लो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं आया, देखा, वरना ए इज पास लिखा हुआ था ना। पर वो क्या कहता है, वो जो स्टेटमेंट होता है ना, वो जो स्टेटमेंट होता है ना, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे ये पूरा इग्नोर कर दिया, बोले चाहिए ही नहीं, जाए निकल, चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो स्टेटमेंट लिखेगा ही नहीं। अब मैं इसको एक अच्छी चीज इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि अगर हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज किया, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज किया, तो उससे क्या होगा कि भाई ए इस पास है तो पास पता चल गया, पर अगर ए पास नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे ब्लैंक थोड़ी लिखा हुआ, मतलब कभी कभी आप देखते हो कि कोई भी ऐसी साइट है, रिजल्ट की साइट होती है, वहां पे अगर हमारा जो मार्क्स हम लोग को दिखाते हैं, अगर हम लोग पास होते तो लिखा हुआ था कि यस यू आर पास, या आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया तो नीचे लिखा हुआ था यस यू सक्सीडेड। पर अगर हम लोग फेल होते तो ऐसा थोड़ी ब्लैंक छोड़ देते, वो लोग लिखते हैं कि सॉरी, यू कैन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो वो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट का यूज करेंगे, दैट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर इफ और एल्स कैसे यूज होता है, पहले इफ की कंडीशन देखी जाएगी, अगर इफ की कंडीशन a ग्रेटर देन 35 है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे जाएगा और एल्स को इग्नोर कर देगा, एल्स को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई है, बराबर, तो सब वो तो उसको इग्नोर करेगा। अब अगर फॉल्स हुई है इफ की कंडीशन, तो वो एल्स को देखेगा और इफ को इग्नोर कर देगा। तो एल्स के अंदर जो मैंने लिखा होगा वो लेके आएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपने आप। चलो देखते हैं एक और बार। और हम लोगों ने मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट ऐड किया यहाँ पे। अब आप लोग बोलोगे कि यार आपने इफ में कंडीशन दी, एल्स में क्यों नहीं दी? पर एक्चुअली इफ स्टेटमेंट का मतलब ये मजा ही है कि अगर आप इफ में कंडीशन दे रहे हो ना, तो आपको एल्स में कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इफ ट्रू होता है तो एल्स वैसे भी इग्नोर होने वाला है, और अगर इफ फॉल्स हुआ तो एल्स ही ट्रू होगा। मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर एक ही कंडीशन ट्रू गई, मतलब ये पास हो गया, ये प्रिंट होगा, पर ये फॉल्स हुआ तो दूसरा कोई बचा भी नहीं है ट्रू करने के लिए, तो एल्स ही जाएगा डायरेक्टली, उसमें कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि भाई इफ की वही कंडीशन रखी है, अगर ग्रेटर देन 35 तो लिखा हुआ है ए इज पास, अगर लेस देन 35 तो ये पूरा पोर्शन इग्नोर हो जाएगा और क्या लिखेगा, एल्स का प्रिंट करवा देगा कि ए इज फेल। ओके, ये हम लोग एक बार कंपाइल करके ट्राई करते हैं, फटाफट कंपाइल किया जाए। देखो एंटर द मार्क्स ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखो भाई 35 से कम कुछ भी लिख दो, ठीक है। देखो क्या आ गया, ए इज फेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने इफ स्टेटमेंट पूरा ही कर दिया इग्नोर, ये पूरा स्टेटमेंट इग्नोर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब हमको एक से ज्यादा कंडीशंस रखनी है, ठीक है, पर एक के अंदर एक नहीं, वो नेस्टेड इफ हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल इफ हो गया हमारा,
इफ एल्स हो गया, अब हम लोग लिखेंगे एल्स इफ लैडर। पर अब वो सब है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शूट होगा। दो और स्टेटमेंट्स हमारे बचे हैं, एल्स इफ लैडर और दूसरा बचा है नेस्टेड इफ, और वो दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। उसके साथ साथ मैं कोई और भी टॉपिक अच्छा वाला कवर अप करने वाला हूँ, वो भी आ जाएगा। लेकिन करेंटली आप इसकी प्रैक्टिस करो यार। और इसमें मैं सच बताता हूँ, अगर इसको आप अलग अलग टेक्निक से यूज करोगे ना तो एरर्स आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद ऑब्जर्व करो, इसको खुद अपने तरीके से क्वेश्चन बनाओ मगज में कि यार मार्क्स का दिया, अब मार्क्स के अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको देता हूँ कोई भी ऑप्शन के एक वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ पे आप दो वेरिएबल लो, दोनों की वैल्यू दो और फिर एक दूसरे से कंपेयर करवाओ कि कौन सा बड़ा है। a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन यूज करो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज करने की कोशिश करो। अगर एरर आता है ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इसमें एक्सेप्शंस भी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ना यार कि मुझे पता तो चलेगा आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया, वरना क्या मतलब इतना सारा करने का, ट्राई ही नहीं किया होता तो। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे लास्ट की बताना चाहूंगा कि कोडिंग के कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स की मतलब डिसिप्लिन होती है, मैनर्स होती है। हम लोग अपने कोड को बहुत ही अच्छा मतलब प्रिटी दिखाना चाहते हैं, और कोई भी इंसान जब अपने कोड को पढ़ेगा तो क्लियरली उसको पता चलना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। वो कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए अचानक से बंदा, मतलब अचानक से वो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या लिख दिया है इसने इतना बड़ा बड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने हर जगह पे आपने शायद देखा होगा कि वॉइड मेन फंक्शन के बाद हर जगह पे मैंने टैब्स यूज किए हुए टैब्स, और इसके अंदर भी फिर मैंने अलग से टैब यूज किया, इसके अंदर भी मैंने अलग से टैब यूज किया। क्यों? क्योंकि वो दिख जाता है दूर से ही कि यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, पता चला। वो टैब देने से क्या होता है, अच्छी सी डिसिप्लिन, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं हमारे, कि आप क्लीन एंड नीट कोड लिखते हो ना, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। और आपका लिखा हुआ कोड और भी लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे तो जरूरी नहीं है कि जो आप कोड लिखते हो वही कोड आप डायरेक्टली लॉन्च ही कर दोगे। वहाँ पे टीम वर्किंग होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, और सब लोग एक ही कोड पे काम कर रहे होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, पर लास्टली किसी और को कंपाइल करना होता है, किसी और को मर्ज डिजाइन करना होता है, किसी और को कुछ और करना होता है उसके अंदर, और फिर लॉन्च होता है। तो हर इस एक इंसान को भी पता चलना चाहिए ना कोड कैसे किया आपने। और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, मैंने कमेंट करना नहीं सिखाया है। इसमें कमेंट्स होती है, जो कमेंट्स एक्चुअली जो प्रोग्राम होता है वो इग्नोर कर देता है, पर वो कमेंट्स हमको दिखाई देती है कोडिंग के टाइम, जिससे क्या होता है हमको पता चलता है कि कौन सी लाइन किस लिए हमने यूज किया, या फिर कंडीशन यूज किया तो क्यों यूज किया है। ठीक है, वो अगर हमारे अलावा कोई और हमारा कोड देखता है तो उसको भी पता चल जाता है। पर एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू करेंटली हम लोग सिर्फ बेसिक्स सीख रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगा कि कमेंट्स को इसके अंदर ऐड करने जैसा है। वो एक साइड टॉपिक हो जाता है, और वो भी एथिक्स के अंदर आता है। अगर आप यूज करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं यूज करते तो वो और भी अच्छी चीज़ है, रियली डजंट मैटर। करेंटली मैं ये बोलूँगा, यहाँ पे हम टॉपिक एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है अभी ऑलरेडी, और मैं बोलता हूँ कि प्लीज यार कम ऑन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, किसी अपने भाई को बुला के लाओ। खाली खुटा घरे बेसी ने पबजी रमता हो, ऐसे बदल लोगों सब लोग घर बैठ के और कुछ नहीं, सिर्फ पबजी खेलते रहते, सीओसी खेलते रहते। उससे अच्छा थोड़ा पढ़ो यार, सी लैंग्वेज पढ़ो, अभी HTML आएगा, फिर पाइथन आएगा, इतना पढ़ा रहे लैंग्वेजेस। कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ, कोड करो, एंजॉय करो, बाय।